अ वेरी स्पेशल गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू माय डियर स्टूडेंट्स। तो दोस्तों आज की क्लास बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम लोग जीके के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न देखेंगे जो कि आपके पैरामेडिकल एग्ज़ाम 2021 के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो चलिए बच्चों आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और यदि अब तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर आपको क्लास का पीडीएफ है ना, और कुछ भी इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन होता है तो वहाँ पर जो है आपको अपडेट किया जाता है। तो टेलीग्राम चैनल नेम है स्टडी विथ रितेश। जाइए और जल्दी से हमारे इस टेलीग्राम ग्रुप से भी आप लोग जुड़ जाइए। तो चलिए बच्चों, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को। पहला क्वेश्चन है, वह राज्य जो भारत का चीनी का कटोरा कहलाता है, बताइए भारत का चीनी का कटोरा किस राज्य को कहते हैं हम लोग। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों, बिल्कुल जल्दी से आपको बताना है वो राज्य कौन सा है जिसे भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या हिमाचल प्रदेश। तो जी हाँ दोस्तों, शाबाश, वेरी गुड। यदि आप लोगों ने आंसर उत्तर प्रदेश दिया है देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो उत्तर प्रदेश राज्य को भारत का चीनी का कटोरा कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अगर मैं पूछूं आपसे कि चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, बता सकते हो। बात आई है बच्चों चीनी का, तो चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, उत्पादक देश कौन सा है बच्चों। चीनी प्रोड्यूस करने वाला विश्व का सबसे नंबर 1 कंट्री कौन सा है। वेरी गुड, ब्राज़ील है, ब्राज़ील, ठीक है। हाँ, और एक चीज़ और याद रखना है, चीनी के साथ साथ अगर कॉफ़ी का भी पूछे ना तो कॉफ़ी में भी यही देश है ना। तो कॉफ़ी का या चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है बच्चों, ब्राज़ील ही है। ओके, याद रहेगा। और अगर पूछता है, अगर आपसे पूछेगा कपास के बारे में कि कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, कॉटन, बताइए कपास का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, तो ये हमारा देश भारत है, ठीक है, याद रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, थार मरुभूमि है कहाँ है, किस राज्य में है थार मरुभूमि। ऑप्शन है गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, बिहार में। जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। क्वेश्चन दिख रहा है ना, एक बार बोल दीजिए कमेंट में बोल दीजिए क्वेश्चन दिख रहा है सभी बच्चों को, या जूम करना होगा मुझे। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ। चलिए, तो थार मरुभूमि है कहाँ है, गुजरात में, राजस्थान में, पंजाब में, बिहार में। तो जी हाँ दोस्तों, शाबाश। यदि आप लोगों ने आंसर ऑप्शन बी पे टिक किया है देन आप लोग का आंसर सही है ना। तो थार मरुभूमि कहाँ है, राजस्थान में है, ठीक है। हाँ, चलिए अब देखिए राजस्थान में एक राजस्थान का अगर मैं पूछूं आपसे राजधानी, तो क्या बोलिएगा, राजस्थान की राजधानी कहाँ है। वेरी गुड, कहाँ है, जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर है। और पिंक सिटी के नाम से हम लोग किस शहर को जानते हैं, तो ये भी याद रखना। तो पिंक सिटी के नाम से हम लोग जयपुर को ही जानते हैं। क्लियर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है। महाभियोग को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इम्पीचमेंट बोलते हैं, इम्पीचमेंट, ठीक है। तो जल्दी से बताइए। ऑप्शन है भारत के राष्ट्रपति को, भारत के मुख्य न्यायाधीश को, किसी राज्य के राज्यपाल को, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को। यानी भारत के प्रेसिडेंट को, भारत के चीफ जस्टिस को, या किसी भी स्टेट के गवर्नर को, या चीफ इलेक्शन कमीशन को। जल्दी से बताइए किसको हम लोग महाभियोग बिना ही हटा सकते हैं। निम्नलिखित में से किसको महाभियोग बिना ही हटाया जा सकता है बच्चों। तो वेरी गुड, यदि आप लोग ऑप्शन सी आंसर कर रहे हैं देन आप लोग सही हैं, है ना। तो किसी भी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग ही जो है हटाया जा सकता है। किसको, किसी भी राज्य के राज्यपाल को। जबकि बात करेंगे हम लोग भारत के राष्ट्रपति के बारे में, तो भैया भारत के राष्ट्रपति को अगर हटाना होगा तो उन पर महाभियोग की प्रक्रिया चलाई जाती है। कौन चलाता है महाभियोग की प्रक्रिया। मान लीजिए राष्ट्रपति को उसके पद से अगर हटाना हो
तो कैसे हटा सकते हैं? महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर। लेकिन ये महाभियोग की प्रक्रिया चलाता कौन है? इम्पीचमेंट का जो ये प्रोसेस है ये कौन चलाता है? तो ये संसद के द्वारा चलता है, ये भी याद रखना, ठीक है, संसद पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है। तो अब बात करेंगे भारत के मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो बच्चों, भारत के मुख्य न्यायाधीश को भी जो है महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर हटाया जा सकता है, और इसी तरह मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर हटाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे किसी भी राज्य के राज्यपाल को बिना महाभियोग चलाए भी हटाया जा सकता है। आया समझ में, है ना? याद रहेगा आप लोगों को, ठीक है। हाँ, तो एक क्वेश्चन ये बन जाता है कि राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है। लिख लो इसको, राष्ट्रपति को उसके पद से, राष्ट्रपति को उसके पद से किस प्रकार हटाया जा सकता है? किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो किस प्रकार हटाया जा सकता है? तो महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर, इम्पीचमेंट का, ठीक है, महाभियोग लिख लेना। महाभियोग की प्रक्रिया चलाकर राष्ट्रपति को उसके पद से बर्खास्त किया जा सकता है, ठीक है। हाँ, अब बात करेंगे कि भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है वर्तमान में कौन है, बता सकते हैं आप लोग? वर्तमान समय में जो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं वो कौन बने हैं? सबको मालूम होगा, एन.वी. रमन, एन.वी. रमन, है ना? हाँ, तो भारत के नए मुख्य न्यायाधीश जो बने हैं वो एन.वी. रमन बने हैं। ये भारत के 48वें चीफ जस्टिस के रूप में नियुक्त किए गए हैं, याद रखना, है ना? भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किए गए हैं, किसके द्वारा? तो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा। ये भी याद रखना है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। अब दोस्तों, यदि बात करें मुख्य निर्वाचन आयुक्त, तो कौन है भारत का? वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है? चीफ इलेक्शन कमीशन कौन है वर्तमान समय में? करंट अफेयर्स में पूछा जा सकता है ये सब क्वेश्चन, तो जल्दी से बताइए। वर्तमान समय में भारत के मुख्य चुनाव या फिर मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? तो याद रखना है बच्चों, कौन है? सुशील चंद्रा है, सुशील चंद्रा, ठीक है, सुशील चंद्रा, ठीक है, ओके। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत का संविधान देश को डैश के रूप में व्यक्त करता है। तो बताओ तो, भारत का जो संविधान है वो देश को किस के रूप में व्यक्त करता है? राज्यों के एक संघ के, या एक महासंघ, एक एकात्मक राज्य, या एक परिसंघ? जल्दी से बताइए। भारत का संविधान जो है वो देश को, हाँ तो वेरी गुड, ऑप्शन ए, है ना? तो भारत का संविधान देश को राज्यों के एक संघ के रूप में व्यक्त करता है, ठीक है, व्यक्त करता है, ओके। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में एंग्लो भारतीय संप्रदाय से कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं? बताइए, 2, 5, 10, 12, सब बता चुका हूँ बच्चों। पूछा ये गया है क्वेश्चन में कि जो भारत के राष्ट्रपति होते हैं वो लोकसभा के कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, भारत के राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकते हैं, और वो दोनों सदस्य एंग्लो भारतीय संप्रदाय से होने चाहिए, यानी एंग्लो इंडियन होने चाहिए, ठीक है। हाँ, अगर मैं ये पूछूं आपसे कि भारत के राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्य को मनोनीत कर सकते हैं, यानी राष्ट्रपति, बताइए जल्दी से। यहाँ पर बात हुआ था अभी लोकसभा के बारे में, तो लोकसभा में जो भारत के राष्ट्रपति हैं वो 2 सदस्यों को चुन सकते हैं, वो दोनों सदस्य एंग्लो इंडियन के होने चाहिए। लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति जो है राज्यसभा के कितने सदस्य को मनोनीत करते हैं? राष्ट्रपति राज्यसभा से कितने सदस्य को नॉमिनेट करते हैं? कितने सदस्यों को मनोनीत यानी नॉमिनेट करते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड, 12 सदस्यों को, है ना, 12 सदस्यों को नॉमिनेट करते हैं। क्लियर? चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में मतभेद होता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है किसके द्वारा?
दोनों सदनों के एक संयुक्त बैठक के द्वारा या भारत के राष्ट्रपति के द्वारा या लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा या इस उद्देश्य के लिए गठित एक विशेष सभा द्वारा। बताइए जल्दी से। यानी देखिए किसी भी बिल को लेकर संसद में भाई दोनों सदनों में, सदन कितने होते हैं, 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है, राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है ना। लोकसभा कैसा सदन होता है, ये अस्थायी सदन होता है, जबकि राज्यसभा ये कैसा सदन होता है, ये स्थायी सदन होता है। ठीक है, तो वही चीज बोल रहा है कि अगर किसी भी बिल को लेकर संसद के दोनों सदनों में अगर मतभेद यानी लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो इस गतिरोध का हल किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, तो वेरी गुड, किसके द्वारा, तो दोनों सदनों के एक संयुक्त बैठक के द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस गतिरोध का हल दोनों सदनों के एक बैठक के द्वारा जो है किया जाता है। तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की साक्षरता दर लिटरेसी रेट राष्ट्रीय औसत से कम है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, बिहार। सबको मालूम है, सबको मालूम होना चाहिए इस क्वेश्चन का जवाब। यानी किस राज्य की जो साक्षरता दर है वो राष्ट्रीय औसत से कम है। तो जी हाँ दोस्तों, ये कौन सा राज्य है, ये अपना राज्य बिहार है। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बताइए तो किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। यानी ऐसा कौन सा राज्य है, देखो साक्षरता का मतलब क्या हुआ, पढ़े लिखे लोग। तो भैया किस राज्य में पढ़े लिखे लोग सबसे ज़्यादा है, यानी किस राज्य की साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो याद होना चाहिए कौन सा राज्य है, केरल है। नंबर 1 पे केरल आता है ना। और अगर पूछे कि किस राज्य की साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे कम है, कौन है, अपना राज्य बिहार। ठीक है, क्या करोगे यहाँ पे, छोड़ो हटाओ, अब कुछ कहेंगे नहीं, नहीं तो वीडियो और लंबा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। हाँ जी, तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं, कौन करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वीवीआई क्वेश्चन है। अब इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और पूछ लिए जाते हैं, मतलब जिसमें स्टूडेंट अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, एक तो क्वेश्चन है ये वाला कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है। तो बताइए, भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या भारत के महान्यायवादी। जल्दी से। तो जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड। यदि आप लोग आंसर दे रहे हैं ऑप्शन सी, देन आप लोग सही हैं, है ना। तो भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक होती है उसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। लेकिन जब क्वेश्चन ये पूछे बच्चों कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाता है, यहाँ पर दे दे, भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाता है, बैठक को कौन बुलाता है या फिर बैठक को कौन स्थगित करता है। क्वेश्चन इस तरह से रहेगा, बताइए। यानी भारतीय संसद के दोनों सदनों की बैठक को कौन बुलाएगा, तो जी हाँ, बुलाता कौन है, तो ये देश के राष्ट्रपति बुलाते हैं। लेकिन अध्यक्षता कौन करता है उस बैठक की, तो ये लोकसभा के अध्यक्ष करते हैं। समझ में आ गया, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है, फिर से मैं बता रहा हूँ। अगर क्वेश्चन रहे कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तो ये करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। लेकिन क्वेश्चन ये दे दे कि भारतीय संसद के दोनों सदनों की जो संयुक्त बैठक है उसको बुलाता कौन है, बैठक कौन बुलाएगा, तो ये देश के राष्ट्रपति का काम होता है। ठीक है, आया समझ में, हाँ ठीक है, ये याद रखना है बच्चों। अब देखिए यहाँ से बात आए लोकसभा के अध्यक्ष, तो अभी बताइए पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, स्वतंत्र भारत के पहले लोकसभा अध्यक्ष कौन थे बच्चों, सबको मालूम होना चाहिए कौन थे, तो जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर इनका पूरा नाम था। ठीक है, अब देखिए जो भारत के महान्यायवादी होते हैं, महान्यायवादी को क्या कहते हैं, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। तो ये भारत के जो महान्यायवादी होते हैं ये कौन होते हैं, तो ये भारत सरकार के विधि अधिकारी होते हैं। ठीक है, याद रखना, पूछ लिया जाता है। कैसे क्वेश्चन पूछा था, ये क्वेश्चन आ रखा है, पूछा है कि भारत सरकार के विधि अधिकारी कौन होते हैं, भारत सरकार के
विधि अधिकारी कौन होते हैं? लॉ ऑफिसर कौन होते हैं? भारत सरकार के विधि अधिकारी कौन होते हैं बच्चों? ये क्वेश्चन आ रखा है। तो ये कौन होते हैं? तो ये भारत के महान्यायवादी होते हैं, यानी द अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। ठीक है, ये आ रखा है क्वेश्चन प्रीवियस पेपर में, इसीलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा हूँ कि याद रख लेना कि भारत सरकार के प्रथम, यहाँ पे प्रथम कर लो, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? ठीक है, भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी कौन होते हैं? तो ये भारत के महान्यायवादी होते हैं। चलिए एक लाइक ठोक दीजिए जल्दी से एक लाइक कर दीजिए वीडियो को, और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, एक विशेष दिन पर लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? बताइए, एक विशेष दिन पर लोकसभा में मतलब अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 15, 20, 25, सीमाहीन। तो जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड, जिन्होंने भी आंसर ऑप्शन बी दिया है वो सही है। तो 20 प्रश्न जो है मैक्सिमम पूछे जा सकते हैं। ठीक है, अगर मैं पूछूं कि लोकसभा में अधिकतम सीटों की संख्या कितनी है, तो ये तो अभी तक तो याद हो गया होगा आप लोगों को, कितना है? 552 है। ठीक है, 552 है। अगर वर्तमान में पूछ ले तो क्या जवाब दीजिएगा? वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है बच्चों? बताइए, वर्तमान में लोकसभा में कुल सीटों की संख्या कितनी है? तो ये 545 है। ओके, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है, जब भारत के राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति के दोनों कार्यालय शून्य हों तो उनके कार्यों का कौन संपन्न करते हैं? यानी कहने का मतलब यही है बच्चों कि जब भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों अनुपस्थित रहे, दोनों अब्सेंट रहे, तो उनके जो कार्यभार है उसको कौन संपन्न करता है? उनके कार्यभार को कौन संभालता है? प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारत के मुख्य न्यायाधीश या लोकसभा के अध्यक्ष? जल्दी से बताइए, बिल्कुल जल्दी से बता दीजिए प्यारे बच्चों। तो जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड, ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा, है ना। भारत के मुख्य न्यायाधीश उनके कार्यभार को संभालते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भारत के संचय में अधिक प्रदान करता है? बताइए, कौन सा क्षेत्र जो है वो भारत के संचय में अधिक प्रदान करता है? जन क्षेत्र, पारिवारिक क्षेत्र, सामूहिक क्षेत्र या निजी क्षेत्र? जल्दी से आंसर कीजिए बच्चों। जूम कर देता हूं क्वेश्चन को थोड़ा सा। निम्नलिखित क्षेत्रों में से कौन सा भारत के संचय में अधिक प्रदान करता है? तो जी हाँ दोस्तों, वेरी गुड, कौन सा क्षेत्र है? पारिवारिक क्षेत्र। ठीक है, इसको डायरेक्ट याद कर लेना, पारिवारिक क्षेत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन है बच्चों, अधिकतम विदेशी विनिमय का उपार्जन डैश का निर्यात द्वारा हुआ है? किसके द्वारा हुआ है? अभियांत्रिकीय वस्तु द्वारा, रत्न एवं जवाहरात द्वारा, खनिजों द्वारा, चाय द्वारा। देखिए, विनिमय का मतलब क्या होता है बच्चों? एक्सचेंज होता है। ठीक है, तो जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? यानी अधिकतम विदेशी एक्सचेंज का उपार्जन जो है डैश का निर्यात द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? तो ये हुआ है रत्न एवं जवाहरात द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, डायरेक्ट याद कर लेना। ठीक है, इसको। अगला क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थनीति इस पद का अर्थ है क्या है? भारी एवं कुटीर उद्योग के सहअस्तित्व, या प्रतिवेशी देशों को सहायता प्रदान करना, या औद्योगिक विकास में विदेशों के साथ सहयोगिता, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से बताइए। यानी ये जो पद देख रहे हो आप लोग, मिश्रित अर्थनीति, इसका मतलब क्या होता है? तो बच्चों इसका मतलब होता है, याद रखना है, निजी एवं सार्वजनिक। निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र जो होता है, यही इसका मतलब होता है। क्या? निजी एवं सार्वजनिक क्षेत्र, इसका मतलब ही होता है ये। ठीक है, तो बताइए ऑप्शन क्या होगा? ये तो कहीं दिया हुआ नहीं है, तो ऑप्शन डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, व्यापार का संतुलन पद का संदर्भ है। यानी व्यापार का संतुलन ये पद है, इसका मतलब क्या है? आयातों एवं निर्यातों में अंतर, या संपत्तियों एवं दायित्वों में अंतर, या आंतरिक एवं बाह्य व्यापारों में अंतर, या आंतरिक ऋण एवं बाह्य ऋण में अंतर? बताइए जल्दी से बताइए। क्वेश्चन है व्यापार का संतुलन, इस पद का संदर्भ क्या है? इस पद का मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब होता है आयातों एवं निर्यातों में अंतर। याद कर लेना, वीवीआई है ये, वीवीआई रहेगा।
वीवीआई है। व्यापार का संतुलन, इस पद का मतलब ही होता है आयातों एवं निर्यातों में अंतर। चलिए क्वेश्चन है, जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है तब भारत को बलपूर्वक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है जी? देखिए क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन है बच्चों, जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एक लंबी अवधि तक गंभीर होती है तब भारत को बलपूर्वक करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? आयातों पर रोक लगाना पड़ता है, निर्यातों में असाधारण वृद्धि करनी पड़ती है, विदेशी पर्यटकों की एक बृहत संख्या को आकर्षित करनी पड़ती है, या विदेशों से भारी कर्जा एवं उधारी लेनी पड़ती है। जल्दी से बताइए। हाँ, तो जब भुगतानों का संतुलन स्थिति एक बहुत लंबे समय के बाद गंभीर हो जाता है तब ऐसे में भारत को क्या करना पड़ता है? तो आयातों पर रोक लगा देना पड़ता है ना, इंपोर्ट्स पर रोक लगा देना पड़ता है। ठीक है, अब आयात का मतलब क्या होता है? देखिए आयात का मतलब होता है कि जब कोई देश किसी दूसरे देश से कोई माल अपने घरेलू बाजार में बेचने के लिए खरीदता है उसे आयात कहते हैं। ठीक है, हाँ, तो ऑप्शन ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इन महिलाओं में, आपको बताना है, अगला क्वेश्चन है, इन महिलाओं में से कौन क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित थी? तोरुदत्त, रामाबाई, भीकाजी कामा या गंगाबाई? जल्दी से बताइए। यानी इनमें से कौन सी ऐसी महिलाएं हैं, इनमें से कौन सी ऐसी महिला है जो क्रांतिकारी आंदोलन से संबंध रखती थी? तो वेरी गुड, कौन थी? तो भीकाजी कामा। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साइमन कमीशन भारत आया था, कब आया था? 1927 में, 28 में, 1929 में या 1930 में? जल्दी से बताइए। साइमन कमीशन जो है ये भारत कब आया था बच्चों? जल्दी से, फास्ट। तो जी हाँ दोस्तों, कब आया था? तो ये 3 फरवरी 1928 में आया था। याद रखना, 3 फरवरी 1928 को। ठीक है, हाँ। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया गया? तो बताइए ये कौन सा अधिनियम था? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के तहत, या मार्ले मिंटो सुधार 1909, या फिर भारतीय परिषद अधिनियम 1861, या फिर मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 के अधिनियम के तहत। यानी ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम द्वारा मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया? बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, ये मिला था मार्ले मिंटो सुधार 1909 अधिनियम द्वारा। ठीक है, मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार जो है दे दिया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस महिला समाज सुधारक को पंडित कहा गया था? किसको कहा गया था? गंगाबाई, रामाबाई, एनी बेसेंट या सिस्टर सुबा लक्ष्मी? बताइए। तो जी हाँ दोस्तों, किसे कहा गया था? समाज सुधारक पंडित कहा गया था, तो ये रामाबाई जी को कहा गया था। तो ऑप्शन बी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बच्चों, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? बताइए, नील विद्रोह कहाँ हुआ था? उड़ीसा में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, महाराष्ट्र में? बिल्कुल फास्ट। नील विद्रोह कहाँ हुआ था बच्चों? तो वेरी गुड, कहाँ हुआ था? तो ये बंगाल में हुआ था। तो ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो नील विद्रोह की पहली घटना जो है बंगाल के नदिया जिले में स्थित गोविंदपुर गांव में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी? तो 1859 में हुई थी। ये भी याद रखना है। ओके, तो चलिए बच्चों, आज की इस क्लास में इतना ही। यदि क्लास अच्छी लगी हो तो एक लाइक जरूर दे देना। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।